ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा क्या था। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था ट्रांसफर फंक्शन, क्लियर। सेकंड पढ़ा था रूट लोकस। ट्रांसफर फंक्शन हम लोगों ने यूज भी किया हुआ है कि अगर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं तो उनको मैथमेटिकली ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। और ट्रांसफर फंक्शन क्या था? बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। इट मीन्स एक रेशियो था इनपुट और आउटपुट का, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्लियर। रूट लोकस की बात करते हैं। रूट लोकस क्या था कि उस ट्रांसफर फंक्शन को अगर मैं फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूं, फैक्टर्स, एक तो न्यूमरेटर वाले फैक्टर्स और एक डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स। न्यूमरेटर फैक्टर्स और डिनोमिनेटर फैक्टर्स। जो न्यूमरेटर वाले फैक्टर्स थे वो जीरोस कहलाते थे, और जो डिनोमिनेटर वाले वो पोल्स कहलाते थे, ठीक है। तो किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम क्या डिफाइन करते थे? कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते थे। उस कैरेक्टरिस्टिक्स के जो रूट्स आते थे, रूट्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से बनती थी? न्यूमरेटर वाले पार्ट से बनती थी, क्लियर। तो जो उसके रूट्स आते थे वो किसी वेरिएबल की वजह से किस पाथ को फॉलो करेंगे, वो क्या था? रूट लोकस था, क्लियर। हमने सिस्टम की स्टेबिलिटी को किससे चेक किया? रूट लोकस से चेक किया। रूट लोकस ऐड करने पर क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट आता है सिस्टम की स्टेबिलिटी पर, ये एक ग्राफ से पढ़ा था, ठीक है। तो जो रूट लोकस है वो रिलेटेड किससे है? रूट से है, यानी पोल से रिलेटेड है। किसके? कैरेक्टरिस्टिक्स के। और कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से है? डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्लियर। अब नया टर्म आता है, दैट इज बॉड प्लॉट। ये बॉड प्लॉट क्या है? ये बॉड प्लॉट, देखो, प्लॉट है मतलब कोई ना कोई ग्राफ है, क्लियर। प्लॉट है इट मीन्स कोई ना कोई ग्राफ है, और ये ग्राफ भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करने के ही काम आता है। बट ये किस चीज को फॉलो करता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। पीआईडी कंट्रोलर्स, पीआईडी, डेफिनेटली इनकी कोई ना कोई मीनिंग होगा। पीआईडी, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डिफरेंशियल, ये तीन है, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डिफरेंशियल कंट्रोलर्स। इनका क्या बेनिफिट होता है, इन कंट्रोलर्स को क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सिंपल, चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉड प्लॉट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बॉड प्लॉट? इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of transfer function to find out the stability of control system। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो किसी भी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। और उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सिस्टम की स्टेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट मींस स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, और अगर है तो मार्जिनल है या कंफर्मली स्टेबल है। ये सारी चीज किससे फाइंड आउट करते हैं? बॉड प्लॉट से डिफाइन करते हैं। अब इस बॉड प्लॉट में होता क्या है? जैसे हमने अभी रूट लोकस पढ़ा, रूट लोकस में पोल्स की लोकेशन को हम डिफाइन करते हैं। यहां पर क्या होता है, हम उस ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड और फेज एंगल को
प्लॉट करते हैं, लेकिन किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी प्लॉट के साथ हम मैग्नीट्यूड को और फेज एंगल को प्लॉट करते हैं। देखिए कोई भी सिस्टम है, उसका ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है। सपोज एस अपॉन 1 प्लस एस प्लस 1 प्लस जे, ये एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, बहुत सिंपल सा है, जिसमें सिंगल एक पोल है। ये क्या है? पोल है, ठीक है। इस पोल के लिए हम बॉड प्लॉट अगर डिफाइन करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो इस ट्रांसफर फंक्शन का हमें पहले तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा। क्लियर? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा, देन फेज एंगल कैलकुलेट करना होगा, और वो भी किसके रेफरेंस में? फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस में। क्लियर? क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट किसको करना है? मैग्नीट्यूड को। और फ्रीक्वेंसी के साथ किसको प्लॉट करना है? फेज एंगल को। इट मींस वी हैव टू टाइप ऑफ प्लॉट्स। फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट, एंड सेकंड वन इज फेज एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट। क्लियर? सिंपल यही बात यहां लिखी हुई है, टू ग्राफ्स हैं। अब जो मैग्नीट्यूड है वो किसी सिस्टम का कैसे कैलकुलेट करता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो एस है, एस को पुट करते हैं हम जे ओमेगा। क्लियर? एस को पुट क्या कर देते हैं? जे ओमेगा। और इस सिस्टम में जे ओमेगा रखने पर ये जो सिस्टम है वो ओमेगा और जे के टर्म्स में कैलकुलेट हो जाएगा। तो ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और जे क्या है? एक आयोटा टाइप है, यानी इमेजिनरी वाला है। ठीक है, तो उसके टर्म में ये ट्रांसफर फंक्शन आ जाता है, और फिर हम कैलकुलेट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, ठीक है, और उसका ओवर रूट। इस तरीके से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होता है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा, इट मींस एस की जगह आपको पुट करना है एस इक्वल टू जे ओमेगा, और इसको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, देन लॉगरिथमिक वैल्यू उसकी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डीवी में। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 20 लॉग रूट ऑफ जी जे ओमेगा। क्लियर? इसका जो ग्राफ है वो किसके साथ बनेगा? फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि इसमें एक टर्म आएगा ओमेगा, और ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे पास उस फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हुए एम्पलीट्यूड क्या आएगा, उसका एक प्लॉट बन जाता है। क्लियर? और ऐसा नहीं है फ्रीक्वेंसी सीधे सीधे वेरी होती है पॉइंट्स में, एक फिक्स इंटरवल पे वेरी करती है। क्लियर? सेकंड है प्लॉट ऑफ फेज एंगल, दैट इज एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, यानी जो ट्रांसफर फंक्शन जिसमें हमने एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट किया था, ठीक है, उसका एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स करते हैं। ये एंगल फाइंड आउट करने का तरीका होता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो इमेजिनरी अपॉन रियल हो जाता है। क्लियर? तो इसी तरीके से हम उस ट्रांसफर फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट को तो एक साथ कर लेंगे, है ना, रियल रियल पार्ट एक साथ और इमेजिनरी पार्ट एक साथ, देन इमेजिनरी अपॉन रियल, तो ये उसका एंगल आ जाता है। आपके देखो न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन आपके में इसका कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, और वापस से जो एंगल आएगा वो भी किसके टर्म्स में आएगा? ओमेगा के टर्म्स में आएगा। इसलिए हम ओमेगा को वेरी करते जाएंगे, और एक और प्लॉट हमारे सामने आ जाएगा, दैट इज फेज एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट। इस बॉड प्लॉट का एडवांटेज क्या है? एन अप्रोक्सीमेट बॉड प्लॉट कैन ऑलवेज बी ड्रॉन विद हैंड। मतलब हम किसी इक्विपमेंट की हेल्प से जरूरी नहीं है, हम बाई हैंड, फ्री हैंड भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में आता है, तो हम बहुत इजीली इसको हैंड से ड्रॉ कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड कैन गेट कन्वर्टेड इनटू एडिशन। इसमें जब नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड्स आते हैं हमारे पास,
तो लॉगरिथमिक में क्या होता है, जब हम लॉग कैलकुलेट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें एडिशन के टर्म्स में आ जाती हैं, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस टर्म में आ गया, एडिशन के टर्म में आ गया, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स होंगे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने पे जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, लेकिन जब हम लॉग लेते हैं तो वो सिंपल एडिशन में आ जाएंगे लॉग के बाद, है ना। phase angle curves can easily be drawn if a template of phase angle curve of 1 plus j omega is available। एक मान लीजिए 1 plus j ओमेगा कोई एंगल, एक कर्व है अपने पास गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम बहुत सारे फेज एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये है, एक रेफरेंस मिल जाए तो हम इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये होता है इसकी बेनिफिट्स में। तो बॉट प्लॉट क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफर फंक्शन का, जिससे हम सिस्टम के स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। इसमें दो टाइप के ग्राफ होते हैं, फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, सेकंड वन इज फेज एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट। दोनों ही फ्रीक्वेंसी के साथ है, और वहां पर हम एस डोमेन में प्लॉट करते थे रूट लोकस में, यहां पर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करेंगे। दो इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। गेन मींस रिगार्डिंग एम्पलीट्यूड और फेज रिगार्डिंग एंगल, क्लियर। तो गेन मार्जिन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ गेन in dB that can be added to the system before the system become unstable। means a small amount of gain, ऐसा अमाउंट ऑफ गेन जिसको हम सिस्टम में ऐड करें, है ना, तो सिस्टम अनस्टेबल बस होने ही वाला हो, उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, गेन मार्जिन। क्योंकि मार्जिन है ना, कि इतना मार्जिन है हमारे पास कि हम गेन ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना ऐड कर दिया और उसके बाद जरा सा भी ऐड किया तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, क्लियर। तो ये मार्जिन है ना। जैसे टॉलरेंस होता है ना, कि हाँ इतना इतना वेरी कर सकता है, तो इसी तरीके से ये मार्जिन है कि हम इतना ऐड कर सकते हैं, वहां तक तो सिस्टम हमारा स्टेबिलिटी में रहेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा भी ज्यादा ऐड कर दिया, तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गेन मार्जिन। डेफिनेशन आपको समझ में आगे होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ गेन इन डीबी दैट कैन बी एडेड टू द सिस्टम बिफोर द सिस्टम बिकम अनस्टेबल। अब गेन मार्जिन को डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए ये है मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा, ठीक है, लेकिन 1 अपॉन लिखा हुआ है ना, 20 लॉग 1 अपॉन जी मॉड ऑफ जी जे ओमेगा, क्लियर। और जब लॉग में 1 अपॉन वाली टर्म्स को लिखते हैं तो ये माइनस साइन आ जाएगा इधर, और ये एज इट इज सीधी सीधी आ जाएगी 20 लॉग 10 मॉड ऑफ जी जे ओमेगा। ये है गेन मार्जिन इन डीबी। एक टर्म आता है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी वेयर मैग्नीट्यूड प्लॉट intersect the 0 dB line axis denoted by omega g, this is omega g, ओके। हम प्लॉट किस में कर रहे हैं, देखिए ये जो प्लॉट है इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये ओमेगा वाली लाइन होगी, क्लियर, और ये मैग्नीट्यूड वाली लाइन होगी। क्लियर, इन डीबी, मैग्नीट्यूड इन डीबी। तो जब ये क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी वेयर मैग्नीट्यूड प्लॉट, यानी ये जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है, मान लो सपोज ऐसे 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 गया, क्लियर। ये कैसे आता है, ये आपके अभी समझने की बात नहीं है, अभी केवल इतना समझना है कि हाँ ये स्ट्रेट लाइंस में ड्रॉ होता है, ठीक है। अब ये जो प्लॉट है, जब 0 dB, सॉरी यहां पर होता है, ये हो गई 0 dB लाइन, ठीक है, और ये है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है ना, सिंपल नहीं होती, ये लॉगरिथमिक फ्रीक्वेंसी होती है, इस तरीके से चलती है 0.1
फिर 1, 10, 100 इस तरीके से चलती है ये, है ना, लॉगरिथमिक वैल्यू होती है। और जब ये प्लॉट 0 dB लाइन को कट करता है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, यानी इस पर गेन क्या हो गया, 0 dB हो गया। आ रही बात समझे? ये जो प्लॉट है, ये कौन सा प्लॉट है, मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लॉट जब 0 dB लाइन को क्रॉस करता है तो उस पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, जरूरी नहीं है जीरो फ्रीक्वेंसी हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो गेन मार्जिन में कौन सी फ्रीक्वेंसी है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो 0 dB गेन को क्रॉस कर रही है। क्लियर? चाहे वो इस एंगल से इधर क्रॉस करे, क्लियर, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे आ रही है कि नीचे से ऊपर आ रही है, वो किधर भी जा सकती है, लेकिन क्रॉस किसको करना चाहिए, 0 dB लाइन को क्रॉस करनी चाहिए। क्लियर है? इसको मैं रब कर देता हूं, ऐसे ये समझने के लिए सफिशिएंट है कि मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB लाइन को जब क्रॉस करेगा तो वो फ्रीक्वेंसी जहां पर वो क्रॉस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्लियर? चलिए, अगला टर्म है फेज मार्जिन। फेज मार्जिन क्या है, द इट इज द अमाउंट ऑफ फेज लैग इन डिग्री दैट कैन बी एडेड टू द सिस्टम बिफोर द सिस्टम बिकम अनस्टेबल। यानी एक ऐसा अमाउंट फेज का, यानी एक ऐसा एंगल जिसको हम सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन है कि इतना ही ऐड कर सकते हैं, अगर इससे ज्यादा ऐड किया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर? अब फेज मार्जिन क्या होगा, 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, यानी जो हमने ट्रांसफर फंक्शन जे ओमेगा के टर्म्स में निकाला है उसका एंगल प्लस 180। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, फेज मार्जिन हो जाएगा, क्योंकि 180 के बाद ही एंगल सिस्टम इसमें काउंट होता है। ये भी एक छोटा सा डेरिवेशन है कि फेज मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब वहां तो आया था टर्म गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, यहां टर्म आ रहा है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब फेज मार्जिन में आ रहा है तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वेयर फेज प्लॉट इंटरसेक्ट द 180 डिग्री 180 डिग्री डीबी लाइन, ये डीबी नहीं होना चाहिए यहां पर, 180 डिग्री लाइन डिनोटेड बाई ओमेगा पी, दिस इज ओमेगा पी। देखिए अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे, ये होती है 180 डिग्री लाइन। ठीक है, यहां पर हमने फेज एंगल लिया हुआ है इस डायरेक्शन में, और यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। क्लियर? जब फेज एंगल, जो फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट है, जो फेज एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट है, जो 180 डिग्री वाली लाइन को क्रॉस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ये दोनों अलग अलग प्लॉट हैं, पहली चीज ध्यान रखना, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर फेज एंगल है, तो फेज एंगल कैसे चलेगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 27 डिग्री, 270 डिग्री, इस तरीके से फेज एंगल चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड चल रहा है 0 0 dB, 1 dB या 10 dB, इस तरीके से। ठीक है, दोनों ही अलग अलग प्लॉट हैं और ये दोनों अलग अलग प्लॉट में ही फाइंड आउट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है मैग्नीट्यूड वाले प्लॉट में हम फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी देख लें, या फेज वाले प्लॉट में हम गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी देख लें। गेन मार्जिन, जहां गेन प्लॉट होगा, जहां मैग्नीट्यूड प्लॉट होगा, वहां गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आएगी, क्योंकि उसी गेन को तो क्रॉस करना है, 0 dB को ही तो क्रॉस करना है, 0 dB आएगा तो गेन में ही ना। और फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जब फेज जो प्लॉट है वो 180 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा। क्लियर? अगर फेज मार्जिन कम होता है ना, तो सिस्टम में क्या है, ऑसिलेशन नेचर होता है, ऑसिलेटिंग नेचर होता है। अगर फेज मार्जिन कम रह गया तो सिस्टम ऑसिलेट ज्यादा करेगा। क्लियर? आई थिंक थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है आपके लिए। अब स्टेबिलिटी एनालिसिस करनी है यूजिंग बॉड प्लॉट।
स्टेबिलिटी एनालिसिस कैसे करेंगे? द फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन मस्ट बी पॉजिटिव फॉर मिनिमम फेज सिस्टम टू बी स्टेबल। यानी जो फेज मार्जिन की वैल्यू है, फेज मार्जिन को पीएम से डिनोट करते हैं और गेन मार्जिन को हम जीएम से डिनोट करते हैं। ये दोनों क्या है? पॉजिटिव होने चाहिए। दोनों की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। तब हमारा सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। और नेगेटिव मार्जिन इंडिकेट द इनस्टेबिलिटी, यानी कोई सा भी मार्जिन नेगेटिव होता है तो हमारे पास क्या होगा? सिस्टम अनस्टेबल होगा। फॉर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस द फेज मार्जिन शुड बी बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री। क्लियर? मतलब जो फेज मार्जिन है वो 30 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए। एंड गेन मार्जिन शुड बी ग्रेटर देन 6 डीबी, यानी गेन मार्जिन 6 डीबी से ज्यादा होना चाहिए। Either the gain margin or phase margin alone does not give us sufficient indication the relative stability। ऐसा नहीं है कि केवल गेन मार्जिन पता कर लिया या फेज मार्जिन पता कर लिया तो हम सिस्टम की स्टेबिलिटी पता कर लेंगे। हमें इसको दोनों को साथ लेके ही सिस्टम स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। बोथ शुड बी गिवन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये रिलेटिव स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करता है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम गेन मार्जिन इज ऑलवेज इंफिनिटी। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए गेन मार्जिन क्या होता है? इंफिनिटी होता है। इस बॉर्ड प्लॉट का डिसएडवांटेज क्या है? अ बॉर्ड प्लॉट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस फॉर नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। ये एक टाइप है फेज सिस्टम का, मिनिमम फेज सिस्टम। इसको मैं किसी अदर दूसरे लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि मिनिमम फेज सिस्टम क्या होता है। मतलब कम से कम फेज उस सिस्टम में पास होते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम होता है ये मिनिमम फेज सिस्टम। तो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के लिए ये बॉर्ड प्लॉट डिफाइन नहीं होता या इसकी स्टेबिलिटी ये डिफाइन नहीं करता। क्लियर? देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, बॉर्ड प्लॉट एंड स्टेबिलिटी से रिलेटेड। आप इसमें देखें, ये जो पहला ग्राफ है ये है मैग्नीट्यूड ग्राफ। ठीक है, मैग्नीट्यूड ग्राफ है। और जो सेकंड ग्राफ है वो एंगल ग्राफ है, यानी फेज एंगल वाला। क्लियर? इन दोनों को साथ देखते हैं ना तभी हमें पता चलता है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। देखिए अगर ये तो हो गई गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये जो दिख रही है ओमेगा जी, क्योंकि ये 0 डीबी लाइन को प्लॉट क्रॉस कर रहा है। और ये हो गई फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी दोनों आपको साथ में दिखाई है। अगर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो इस फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से कम है, देखो आप देखो ये पीछे आ गई ना फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये सिस्टम क्या है? स्टेबल है। क्योंकि जो गेन मार्जिन है वो यहाँ पर पॉजिटिव है और जो फेज मार्जिन है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। क्लियर? तो ये दोनों अगर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से छोटी है, क्योंकि ये इससे पीछे पहले ही आ गई ना, तो ये छोटी है, तो सिस्टम दोनों क्या होंगे? फेज मार्जिन और गेन मार्जिन क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और उस केस में हमारा सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। क्लियर? सेकंड केस देखते हैं। यहां पर तो आ गई गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्योंकि ये मैग्नीट्यूड वाला है, और यहां पर आ गई आपकी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो उन दोनों के बीच वाले पोर्शन में देखें तो जहां गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वहां पर तो फेज मार्जिन चेक होता है, और जहां फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वहां पर क्या चेक होता है? गेन मार्जिन। देखो अपोजिट वाले चेक होते हैं। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर क्या चेक होगा? फेज मार्जिन चेक होगा। और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर क्या चेक होगा? गेन मार्जिन, है ना? तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो इस पोर्शन को पॉजिटिव में लेकर आ रही है, और ये वैल्यू जब पॉजिटिव होगी, जी मॉड ऑफ जी ओमेगा पॉजिटिव होगा तो 1/j ओमेगा करके क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा गेन मार्जिन। ठीक है ना? और जबकि ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव
पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव शो होते हैं। और ओमेगा जो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होता है उसमें कोई 1 वाला केस नहीं होता है ना, तो वो तो सीधा सीधा अगर ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर गेन मार्जिन भी नेगेटिव, दोनों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, और सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर के गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी सेम पॉइंट पर आ जाती हैं, ठीक है, ये देखिए सेम पॉइंट पर आ गई, तो उस केस में सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली अनस्टेबल होगा, वो मार्जिनली स्टेबल होगा। क्लियर? तो ये सारा टॉपिक आपका रिलेटेड था बॉर्ड प्लॉट स्टेबिलिटी से। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को मैं अपलोड करूं, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार देख लेना, है ना, तो क्या है कि फेमिलियर हो जाओगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। आपसे ना तो बॉर्ड प्लॉट ड्रॉ करवाया जाएगा और ना ही क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है और खुद में काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब हम बात करते हैं पीआईडी कंट्रोलर्स की। PID controllers are found in wide range of applications for industrial process control. Approximately 95% of the closed loop operations of industrial automation sector use PID controllers. कंट्रोलर्स है मतलब ये कहीं ना कहीं ऑटोमेशन में वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, जो किसी चीज को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो कंट्रोलर्स हैं, लेकिन PID अलग अलग कंट्रोलर्स हैं और इनको तीनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं हम, दैट इज PID। देखिए PID स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल और डेरिवेटिव, वो यही मीनिंग है। इंटीग्रल यूज करते हैं। दीज थ्री कंट्रोलर्स आर कंबाइंड इन सच अ वे दैट इट प्रोड्यूस अ कंट्रोल सिग्नल। किसी चीज को सही कंट्रोल देने के लिए किसी सिस्टम तक, तो हम इन कंट्रोलर्स का यूज कर सकते हैं। एज अ फीडबैक कंट्रोलर इट डिलीवर्स कंट्रोल आउटपुट टू डिजायर्ड लेवल। फीडबैक में भी यूज कर सकते हैं। बिफोर माइक्रो प्रोसेसर्स वर इन्वेंटेड, पीआईडी कंट्रोल वाज इम्प्लीमेंटेड बाय एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जब माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट नहीं हुए थे, डिजाइन नहीं हुए थे, तब तक क्या होता था, पीआईडी कंट्रोलर्स को हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते थे। क्लियर? बट जब माइक्रो प्रोसेसर आ गए तो उनको इम्प्लीमेंट करना इजी हो गया। हमने पीआईडी कंट्रोलर को किससे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, माइक्रो प्रोसेसर से। पीएलसी आल्सो हैव अ इनबिल्ट पीआईडी कंट्रोलर्स। पीएलसी का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स। उसमें भी इनबिल्ट क्या होते हैं, पीआईडी कंट्रोलर्स इंस्ट्रक्शन होते हैं। ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द पीआईडी कंट्रोलर्स, these are traditionally used in process control applications। मीन्स किसी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम जनरली पीआईडी कंट्रोलर्स का यूज करते हैं। देखिए कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम में बीच में एज अ कंट्रोलर हम ये यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये PID अलग अलग कंट्रोलर्स हैं। P को कैसे डिनोट करते हैं, एक कोफिशिएंट के साथ, दैट इज KP। ये दिस इज प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट। और ET क्या है, यहाँ एरर सिग्नल जो जनरेट होगा। क्लियर? ये सोर्स से जो सिग्नल आ रहा है और जो फीडबैक से सिग्नल आ रहा है, उन दोनों की वजह से जो एरर सिग्नल आएगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है? इंटीग्रल में क्या होगा, उस एरर सिग्नल का इंटीग्रेशन होगा, और डेरिवेटिव में क्या होगा, उस एरर सिग्नल का डेरिवेट करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्या है, किसी ना किसी बेनिफिट को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो इफेक्टिव कंट्रोल उस प्रोसेस तक डिलीवर कर सकें। क्लियर? देखिए इंडिविजुअली इनके बारे में पढ़ लेते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है पीआईडी कंट्रोलर्स का। आप एक जना मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। अभी 25 की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होती है तो ज्यादा वाली जरूर सेंड करना, है ना। चलिए पी कंट्रोलर्स की बात करते हैं। प्रोपोर्शनल और पी कंट्रोलर्स गिव्स आउटपुट विच इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एरर
दैट इज ईटी। अभी हमने डायग्राम में देखा था कि ईटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको यूज करते हैं। इट कंपेयर्स डिजायर्ड और सेट पॉइंट विद एक्चुअल वैल्यू और फीडबैक, जो फीडबैक से वैल्यू आ रही है उसको एक्चुअल वैल्यू के साथ या सेट पॉइंट के साथ, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं सेट पॉइंट के साथ चेक करता है। द रिजल्टिंग एरर इज मल्टीप्लाइड विद अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जो हमने केपी लिखा हुआ था, केपी, उसके साथ मल्टीप्लाई करता है एंड गेट द आउटपुट। इफ द एरर वैल्यू इज जीरो देन दिस कंट्रोलर आउटपुट इज जीरो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो जीरो तो ये भी जीरो। क्लियर? आई कंट्रोलर का होता है ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ पी कंट्रोलर्स वेयर देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन ऑफसेट बिटवीन द प्रोसेस वेरिएबल एंड सेट पॉइंट। मीन्स ऑफसेट का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है जिसको हमें जीरो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई कंट्रोलर उस ड्रॉबैक को, उस लिमिटेशन को ओवरकम करता है। दैट इज आई कंट्रोलर इज नीडेड विच प्रोवाइड्स नेसेसरी एक्शन टू एलिमिनेट द स्टेडी स्टेट एरर। जो पहले से एरर प्रेजेंट है, स्टेडी स्टेट मतलब जो कॉन्स्टेंटली चली आ रही है एरर, उसको रिमूव करने के काम आता है। इट इंटीग्रेट्स द एरर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम until error values zero to reaches to zero। ये तब तक इंटीग्रेट करता है एरर वैल्यूज को एक पीरियड, एक टाइम ऑफ पीरियड में, कि वो जो एरर वैल्यू है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि हमें एरर को एलिमिनेट ही तो करना है, तो ये वाई इंटीग्रेशन उस एरर को एलिमिनेट करता है। इट होल्ड्स द वैल्यू टू फाइनल कंट्रोल डिवाइस एट विच एरर बिकम्स जीरो, और ये उस वैल्यू को होल्ड करता है जहां पर अपनी एरर जीरो हो जाती है। तो ये इंटीग्रल कंट्रोलर की बात हो गई।